हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा ही होगा। आज के हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं लेकर आई हूँ। ये जो आर्टिकल है ये आपका इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। Will oppose UCC bill if introduced, says जगन रेड्डी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि अगर रूलिंग बीजेपी पार्टी किसी तरीके का यूसीसी का कोड या बिल लेकर आई तो वो उसको अपोज करने वाले हैं, यानी कि वो इसको उसके खिलाफ खड़े होने वाले हैं जब भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कौन अपोज कर रहा है कौन नहीं, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर ये यूसीसी है क्या और इसको अपोज करने की बात क्यों आ रही है न्यूज़ में आजकल। लॉ कमीशन जो है हमारी भारत की, उन्होंने प्रपोजल दिया है कि उनको पब्लिक का रिस्पॉन्स चाहिए अबाउट द यूसीसी। यूसीसी को काफ़ी डिबेट किया गया है, काफ़ी पॉलिटिकली चार्ज्ड इशू यूसीसी के ऊपर आता है। तो यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम यूसीसी की बात करते हैं, आप देखोगे जो आर्टिकल 44 है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, आर्टिकल 44, वहाँ पर यूसीसी मेंशन्ड है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में यूसीसी मेंशन्ड नहीं है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन दिया जाता है। डीपीएसपी में जितने भी प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि आप कोर्ट में जाकर उनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, बट बेसिकली दे आर दी गाइडिंग लाइट्स, दे आर दी गाइड ऑफ दी स्टेट्स। स्टेट को कैसे अपने सिटीजन्स के साथ बर्ताव करना चाहिए, एक तरीके के गाइडलाइंस होते हैं। पॉलिसीज किस तरीके की बनानी चाहिए स्टेट को, डीपीएसपीज उसके लिए स्टेट्स को गाइड करते हैं। And DPSP has been opposed, UCC has been opposed, but they have also been, you can say, accepted by many states. फॉर एग्जाम्पल, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा की जब हम बात करते हैं ना, गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया, इट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज़ यूसीसी, जिसने यूसीसी को इन्फोर्स कराया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट किया हुआ है, and which has retained its common family law known as the गोवा सिविल कोड। गोवा में यूसीसी को गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूसीसी बेसिकली फैमिली लॉ के फॉर्म में गोवा में एप्लीकेबल है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। एंड गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज रूल। आपको पता है ना गोवा किसके रूल से, किसके शासन से फ्री हुआ था। राइट इट डाउन, इट वॉज liberated from Portuguese rule in which year? In 1961। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। तो यूसीसी बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो पर्सनल लॉ है। करेंटली नॉट ओनली मुस्लिम्स बट ऑल्सो हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीज, जूज, दे आर गवर्नड बाय देयर ओन पर्सनल लॉज। अब देखो, अलग अलग मुस्लिम्स का अलग रूल होता है, हिंदूज़ का अलग हिंदू लॉ होता है, जैन्स का अलग होता है, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, सबके अपने रिलीजियस लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज होते हैं, फैमिली लॉज होते हैं ना। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, डिफरेंट मैरिज एक्ट्स हो जाते हैं, मुस्लिम्स के अलग मैरिज एक्ट्स हैं, पारसीज के अलग हैं, है ना, हिंदूज़ के अलग हैं। दैट इज़ वाई टू रिमूव दिस डिफरेंस वन यूनिफॉर्म सिविल कोड, बेसिकली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इन्फोर्स so that there will be less confusion in implementing certain directives। अब बेसिकली सब ये बोलते हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहा है यूसीसी को, वाई जगन रेड्डी सर इज सेइंग कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यूसीसी, आई एम गोइंग टू अपोज इट, बिकॉज पीपल आर सेइंग कि यूसीसी इज अगेंस्ट आर्टिकल 25। जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 बेसिकली guarantees फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। क्या करता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को गारंटी करता है, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन को गारंटी करता है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ, राइट इट डाउन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, दिस इज आर्टिकल 25।
आप फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, उसके बारे में लोगों को बता सकते हो। तो यूसीसी अगर आप ला रहे हो, आप सारे पर्सनल लॉ, सारे रिलीजियस लॉज हटा रहे हो एंड यूसीसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, सो यू आर ट्राइंग टू स्नैच अवे आवर पर्सनल लॉज। दिस इज व्हाई इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड। ओके, तो इसीलिए इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कुछ कम्युनिटीज़ कर रही हैं और कुछ मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। ऑल राइट, सो इट इज़ बीइंग फियर्ड, एप्रीहेंशंस ऐसे आ रहे हैं कि यूसीसी कुड प्रोवोक कम्युनल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी। दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई राइट नाउ इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो ये है आपका यूसीसी का के बारे में एक ओवरऑल जिस्ट। अब यूसीसी के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। व्हाट कैन बी द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ यूसीसी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं ना, आई राइट इट डाउन ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसमें भी हम बात कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स की। तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की? पहला बेनिफिट यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो सकता है सेक्युलरिज्म का। वी नो इंडिया इज टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन, सो इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी, बेसिकली इट वुड रिड्यूस द कम्युनल एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज देयर विल बी ओनली वन लॉ जिसके अंदर सब कवर्ड होंगे। इट विल ऑल्सो अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी by creating a common identity. Okay, there will be no differentiation between religion कि ये religion है वो religion है, सब एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगे, ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, सेकंड बेनिफिट गवर्नमेंट क्या बोलती है? सेकंड बेनिफिट दैट गवर्नमेंट इज पॉइंटिंग आउट इज जेंडर इक्वालिटी। What does it mean? क्या होता है इसका मतलब? Because it would ensure gender justice. It would remove discrimination and oppression faced by women under different personal laws. जैसे जैसे अलग अलग religious और personal laws होते हैं, हर लॉ के हिसाब से कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन कुछ कम्युनिटीज़ में विमेन फेस करती है। अगर एक ही लॉ आ जाएगा तो देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन दैट वुड बी फेस्ड बाय विमेन। इट वुड ग्रांट इक्वल राइट्स एंड स्टेटस टू विमेन ऑल्सो इन मैटर्स ऑफ मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एटसेट्रा। सो इट इज गोइंग टू empower women. That is the basically this is what government is saying. Another important benefit that government is pointing out is कि it would eliminate the practices that are against the human rights. जो human rights के against practices हैं उनको eliminate करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, तो इस तरीके की प्रैक्टिस अब खत्म हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएगी। इट वुड रिमूव द रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस दैट आर प्रेवलेंट इन सम पर्सनल लॉज। And it would also, next benefit that government is saying is it would simplify legal system. Legal system को UCC simplify कर देगा because then there will be only one law ना, so it would become more accessible and understandable for the common people. Okay, so these are the benefits that the government is basically saying that UCC has. Government is in benefits के through UCC को promote कर रही है। यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर हो गया? पहला आर्टिकल क्लियर है। चलो सेकेंड आर्टिकल पे आते हैं। नाउ द सेकेंड आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, जिससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। ठीक है, एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ चैप्टर इन योर एम लक्ष्मीकांत बुक ऑल्सो। सो अगेन दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेपर 2। अब ये टॉपिक क्या बोल रहा है? CGI आस्क गवर्नमेंट इफ इट इंटेंड्स टू डिक्टेट यूज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। CGI DY Chandrachud has said some parts of a draft standard operating procedure prepared by center to tailor judicial conduct in government related cases read as if the center wanted to dictate the exercise of judicial review. I have gone through your draft SOP. There are some points which actually say how judicial review should be exercised. तो बेसिकली यहाँ पर CGI ने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट डिक्टेट कैसे कर सकती है हमको कि जुडिशियल रिव्यू को हम कोर्ट में कैसे यूज करें। आपके कुछ SOPs ऐसे आपने निकाले हैं जहाँ पर आप इनडायरेक्टली ये डिक्टेट कर रहे हो कि हमको आपके केसेस को जुडिशियल रिव्यू, आपके द्वारा निकाली गई पॉलिसीज को जुडिशियल रिव्यू के अंडर कैसे चेक करना चाहिए। हाउ कैन यू टेल अस? दैट इज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू स्नैच अवे आवर इंडिपेंडेंस, है ना। आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये जुडिशियल रिव्यू आखिर होता क्या है। वॉट एग्जैक्टली इज जुडिशियल रिव्यू? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट इट डाउन। इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स, इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स, पावर टू डू वॉट? टू कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, टू कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी of acts
of the organs of government, and declare it unconstitutional, only if it violates or is inconsistent with basic principles of constitution, that is judicial review. आई होप आप ये भी समझ रहे हो साइमल्टेनियसली कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ के वहाँ से नोट्स बनाने कैसे हैं. ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट्स की वो ताकत जिससे वो किसी भी गवर्नमेंट के बनाए गए एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं ये चेक कर सके. कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं कैसे चेक होता है? अगर वो पर्टिकुलर एक्ट प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है तो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है. अगर अकॉर्डिंग नहीं है तो मतलब वो वायोलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, सो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. तो ये पावर किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में है जुडिशियल रिव्यू की पावर. ये एक एक्ट की लॉफुलनेस को चेक करता है. गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो फिर उसको उसके लॉफुलनेस को, वो लॉफुली सही है या नहीं, ये चेक करने की पावर जुडिशियल रिव्यू कहलाती है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब आपको यहाँ पर लॉ का कॉन्सेप्ट समझना है. जब हम लॉ की बात करते हैं, लॉ का भी एक कॉन्सेप्ट होता है. क्या कॉन्सेप्ट होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. दिस केम इन 2023 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर आल्सो. एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सेकंड होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सेकंड इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. एंड थर्ड इज यहाँ पर सॉरी दो ही होते हैं. ठीक है, अब इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया फॉलोज द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाता है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? व्हाट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ? It means that a law enacted by legislature or concerned body is valid only if correct procedure has been followed. Word by word अगर सही procedure follow किया गया है तब वो particular act valid होगा, वो law valid होगा. And what is due process of law? It means that not only this particular principle, due process of law, this particular concept not only checks if there is a law to deprive the life and personal liberty of a person, but also ensures that the law is made fair and just. ठीक है, मतलब अगर कोई लॉ बना दिया गया कि भाई वो नहीं वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, तो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? ऐसे प्रोसीजर स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं कि उस लॉ को वैलिड बना दिया जाए. तो दैट इज वाई इंडिया डज नॉट फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इंडिया फॉलोज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. यहाँ पर लॉ को प्रोसीजर को इंपॉर्टेंस दी गई है, यहाँ लॉ को इंपॉर्टेंस दी गई है. तो यहाँ पर क्या होता है? लॉ अगर गलत है तो भी उसको सही साबित करने की कोशिश की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, बट यहाँ पर प्रोसीजर देखा जाता है. अगर लॉ गलत है तो प्रोसीजर देखा जाएगा किस तरीके से लॉ बनाया गया. अगर गलत पाया जाता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा. एंड जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन विच केस इट वॉज मेड अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? राइट इट डाउन. इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन केस. इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन केस विच हैपेंड इन 1975, जहां पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था और उसे बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया था. दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सेकेंड आर्टिकल देख लेते हैं. व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन नॉर्थ सी? सबसे पहले तो समझते हैं क्या केस है. ठीक है, सो बेसिकली यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक recently supported plans for new fossil fuel drilling off the Britain's coast, worrying environment experts even as the world continues its stride towards irreversible climate change. आपको पता है अंडर वाटर ड्रिलिंग, अंडर लैंड ड्रिलिंग, ऑल ऑफ दिस डिस्टर्ब्स द टेक्टोनिक प्लेट्स. आपको पता है ये सब कुछ है ना, दे डिस्टर्ब्स द टेक्टोनिक प्लेट्स. And this drilling activity has been supported by Rishi Sunak. So the environmentalists are not happy. Environmentalists are saying कि this should not be done. नॉर्थ सी अगर जोग्राफिकली देखें, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में लाई करता है. इट इज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. ऑन इट्स वेस्ट वी हैव नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड फ्रांस ऑन इट्स साउथ, एंड नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी ऑन इट्स ईस्ट. देखिए यहाँ पर नॉर्थ सी को देख लेते हैं.
नॉर्थ सी को आप देखेंगे यहाँ, ये यूके आ गया आपका, ठीक है। तो नॉर्थ सी यूके के पास है, यूके की बाउंड्री से रिलेटेड है। स्कॉटलैंड और यूके के बीच में आता है आपका नॉर्थ सी, आपको ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आपका नॉर्थ सी का एरिया हो जाता है। डेनमार्क आप देखेंगे ये रहा, नॉर्वे ये रहा, नॉर्वेजियन सी आ जाता है ऊपर नॉर्थ में, ठीक है। साउथ में आप देखोगे फ्रांस आ गया, बेल्जियम आ गया, यहाँ पर साइड में आप देखोगे साउथ ईस्ट के रीजन में जर्मनी है। तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है मैप वाइज, ठीक है। तो ये हमने जोग्राफिकली समझ लिया कहाँ पर है। 1958 में जिनीवा कन्वेंशन हुआ था कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। ये पहला इंटरनेशनल लेजिस्लेशन था विच स्टैब्लिश्ड दी राइट्स ऑफ कंट्रीज ओवर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, कि वहां पर आप ड्रिलिंग कर सकते हो या नहीं। 1964 में ये ट्रीटी निकल कर आई थी कि नॉर्थ सी को एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। यूके गवर्नमेंट ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट पास किया था सेम ईयर में। अब बेसिकली जब हम ड्रिलिंग की बात करते हैं, ड्रिलिंग इज नेवर ओके। Drilling in seas and oceans for fossil fuels not only aggravates, it increases the threat of climate change, it also warms the oceans and it increases the sea levels. That is why the step taken by Prime Minister Rishi Sunak is being right now criticized. ये पॉइंट याद रखना, प्रीलिम्स के लिए ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी नॉर्थ सी की, ठीक है। चलिए लास्ट अपने एडिटोरियल, अपने आर्टिकल पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगेन इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ना ये आर्टिकल आपका बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अब IFS यानी कि IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसका पेपर भी मर्ज हो गया है किसके साथ, आपके नॉर्मल UPSC के एग्जाम के साथ। इसीलिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। यहाँ पर आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्क मेंशन्ड है। अब उस पार्क का नाम क्या है? द पार्क इज यसुनी नेशनल पार्क। दिस इज द पार्क, यसुनी नेशनल पार्क। ये आपका पार्क है यसुनी नेशनल पार्क, ठीक है। क्या है यसुनी नेशनल पार्क? प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेडोरियंस मेड अ हिस्टोरिक डिसीजन बाय रिजेक्टिंग द ऑयल ड्रिलिंग इन अमेजोन। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आपको पता है अमेजोनियन रीजन एक बायोडाइवर्स रीजन है जहाँ पर यसुनी नेशनल पार्क है, और मैंने बताया ऑयल ड्रिलिंग जो होती है उससे कितना नेचर वाइज नुकसान होता है ना। तो अब इक्वेडोरियंस जो वहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर किसी तरीके की ऑयल ड्रिलिंग नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है उनके द्वारा। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है पर जानते हैं कि नेचर का प्रकोप कैसा है। तो जब हम यसुनी नेशनल पार्क की बात करते हैं, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। प्लीज़ ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1989 में इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अमेजोन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कहा जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में काफ़ी स्पीशीज़, काफ़ी मेडिसिनल हर्ब्स मिलती हैं। इट इज़ अ ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ऑल्सो, एंड इट इज़ situated this national park is situated in northeastern part of Ecuador, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकली बहुत डाइवर्स एरिया है, अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तो ये थे आपके आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आज आपको समझ आया हो कि जब भी न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आए तो उसमें नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। क्लास के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।